जादू में फंसी शहजादी। एक जमाने में एक किसान रहता था जिसके 2 बेटे थे। उनके नाम थे ऑस्टिन और कार्टर। कार्टर, किधर हो? इधर आओ। क्या हुआ? ऑस्टिन, बाढ़ का काम पूरा करो, मैं देहात जा रहा हूँ। ठीक है अब्बा। देहात जाते हुए वो किसान सोचने लगता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। गरीब होने से पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं करीब 2 लोग भी बैठे थे। उसने उनकी बातें सुनी। बादशाह की बेटी को 2 ड्रैगन और एक बुढ़िया ने कैद कर रखा है। जो कोई उसे वहां से आजाद कराना चाहता है उसे 3 इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। लोग कहते हैं वो इम्तिहान बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, जो कोई इम्तिहान पूरा नहीं कर पाता ड्रैगन उसे खा जाता है। और किसी ने भी इन 3 इम्तिहानों को पूरा किया तो और वो इंसान शहजादी से शादी करेगा और महल के साथ खजाने का मालिक भी बनेगा। फिर किसान ने सोचा, ओह, कार्टर करेगा ये काम। 3 इम्तिहान पूरा करेगा, शहजादी से शादी करेगा और फिर सल्तनत का बादशाह बनेगा। कुछ रोज के बाद कार्टर उनके इकलौते घोड़े पर बैठकर जादुई महल के सफर की जानिब निकल पड़ा। उसने अब्बाजान की दी हुई तलवार को हवा में ऐसे लहराई। वो एक बुरे दिल का लड़का था। जब वो चींटियों के टीले के पास से गुजरा तो उसने उससे निस्तनाबूद कर दिया। वो करीब के तालाब से पानी पीने गया तो वहाँ उसने बतख के मासूम बच्चे देखे। उन्हें भी परेशान किया। उसके बाद उसने मधुमक्खियों का एक छत्ता देखा और उसने उसे भी अपनी तलवार से तबाह कर दिया। और आखिरकार वो महल की जानिब पहुँच गया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत। उससे इंतजार करवाया, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने उसकी मीठी सी आवाज में दरवाजा खोला। कौन है? मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ। तुम क्या बहरी हो? नहीं, मैं बहरी नहीं हूँ। मुझे शहजादी को बचाना है और बादशाह बनना है। अरे रुको जरा, पहले तुम्हें 3 अम्रों को पार करना है। कैसे अम्र? अम्र? मैं किसी चीज से नहीं डरता। अब मैं सूरजमुखी के बीज हवा में फेंकने वाली हूँ। वो हवा से इधर उधर उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें उससे उठाकर थैली में जमा करने हैं। 1 घंटे में करना है। तुम समझती हो मैं बेवकूफ हूँ? ये भी कोई अम्र है? मैं 1 घंटे में वापस आती हूँ। ऐसा कहकर वो ज़ईफ खातून चली गई और वहाँ से रवाना हो गई। ये नामुमकिन है, मैं नहीं उठाऊंगा बीज। जब वो ज़ईफ खातून आई तो उसने दूसरा अम्र बताया। उसने 12 सोने की अंगूठियों को एक गहरे तालाब में फेंक दिया। वो तुम्हें 1 घंटे के अंदर बाहर निकालनी है। मैं दीवाना नहीं हूँ, पानी बहुत गहरा और ठंडा है। तुम अमरों को पूरा नहीं कर रहे हो फर्जंद। चलो खैर, मैं तीसरा अम्र देती हूँ। चलो। ये सब मुझे खराब लग रहा है। जब वो महल में पहुँचे तब वो सीधा अंधेरे कमरे में गए। 3 मुजस्सिमे सफेद कपड़े से ढके हैं। तुम्हारे पास 1 घंटा है ये बताने के लिए शहजादी कौन है। तुमने सही बताया तो वो आजाद, गलत बताया तो फिर? मैं दाएं हाथ वाले को चुनता हूँ। दायां मुजस्सिमा, तुम खुद खोलो। नहीं नहीं नहीं, ड्रैगन बचाओ, नहीं ड्रैगन बचाओ। कुछ दिनों के बाद किसान ऑस्टिन से कहता है, कार्टर कहाँ है? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अब्बा, मुझे जाने दीजिए महल। नहीं बेटा, अब मेरे इकलौते बेटे को नहीं जाने दूंगा। मुझ पे यकीन कीजिए अब्बा, मैं जरूर वापस आऊंगा। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए घोड़ा और तलवार नहीं है।
ऑस्टिन ने सिर्फ एक पाव का टुकड़ा लिया और चलते चलते ही जादुई महल की जानिब रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया, जहाँ उसने देखा ढेरों चींटियां टीला खुद बनाने की कोशिश कर रही हैं। ओह बेचारी चींटियां, किसने तोड़ा तुम्हारा घर? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इसे बनाने में। काम होने के बाद वो पानी पीने के लिए तालाब की जानिब गया और उसने बतख के बच्चे देखे। ओह बेचारे बच्चे, तुम्हें भूख लगी होगी, ये लो पाव के टुकड़े। बतख के बच्चों ने वो पाव का टुकड़ा खत्म किया। उसे जमीन पर गिरा हुआ मधुमक्खियों का छत्ता दिखा। उसने वो उठाकर पेड़ की टहनी पर रख दिया। फिर से महल की जानिब अपना सफर शुरू किया। जब वो पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? सलाम, मुझे शहजादी को बचाना है। तुम कोशिश कर सकते हो। उसके बाद उस ज़ईफ औरत ने सूरजमुखी के बीज जमीन पर फेंक दिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं इन्हें चुन लूंगा। 45 मिनट के बाद ऑस्टिन ने तमाम कोशिशें छोड़ ही देने वाला था। इतने में ही उसकी मदद के लिए ढेरों चींटियां वहां आ गईं। उसने उनका टीला बनाने में मदद की थी। वाह, शुक्रिया मेरे दोस्तों, ये थैली तो बीजों से पूरी तरह भर गई। शुक्रिया मेरे दोस्तों। उसके बाद वो ज़ईफ औरत वापस आ गई। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब तुम्हें दूसरे अम्र से गुजरना है। तुम्हें 12 अंगूठियां इकट्ठी करनी है। ऐसा कहकर उस ज़ईफ खातून ने अंगूठियां पानी में फेंक दी। ऑस्टिन ने पानी में छलांग लगाई, लेकिन पानी बहुत गहरा था। उन अंगूठियों को नहीं निकाल पाया, लेकिन उसने देखा कि पानी में कुछ हिल रहा है। वो बतख के बच्चे थे जो उसकी मदद करने आए थे। उसने उन्हें पाव का टुकड़ा खिलाया था। ओह शुक्रिया दोस्तों, अब मेरे पास 12 की 12 अंगूठियां हैं। उसके बाद उस ज़ईफ औरत के पास गया। हाँ, सभी 12 छल्ले, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब मेरे पीछे आओ। फिर उस बूढ़ी औरत ने ऑस्टिन को आखिरी अम्र के बारे में समझा दिया। सामने के 3 मुजस्समे देखे तब वो पहचान ही नहीं पा रहा था शहजादी कौन सी है। ओह, ये एक जैसे नजर आ रहे हैं। सोचो ऑस्टिन, सोचो, इनमें से शहजादी कौन हो सकती है? फौरन ही सैकड़ों मधुमक्खियां खिड़की से अंदर दाखिल हुईं। वो बीच वाले मुजस्समे पर भिनभिनाने लगी। वो बीच वाला है। ओह, बीच वाले मुजस्समे खुद देखो। सफेद कपड़ा जमीन पर गिर पड़ा और शहजादी नजर आने लगी। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया ऑस्टिन। और फिर उन्होंने देखा कि ड्रैगन महल छोड़कर बाहर की जानिब जा रही हैं। अब तुम इस महल के मालिक हो, तो मैं चलती हूँ। इसके बाद ऑस्टिन ने शर्त जीत ली थी और फिर उसने शहजादी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की और शहजादी राजी हो गई। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे और महल में 2 प्यारे से बतख के बच्चे भी नजर आते थे। कहानी खत्म हुई। जादुई बोतल। अबू नाम का एक मछुआरा था। वो समंदर के किनारे रहता था और अब उसे याद भी नहीं होगा कि वो कब से मछुआरा बना। जब वो जवान था तब सारी रात मछलियाँ पकड़ा करता था और सुबह ताजी मछलियों के ढेर को वो वहाँ के बाजार में ले जाकर फरोख्त करता था। अबू अब करीब 80 बरस का हो गया था। अब वो कश्ती से ज्यादा सफर नहीं करता था। अब वो किनारे से ही जाल फेंकता था और वो भी दिन के एक पहर में सिर्फ 4 बार। उससे जो मछलियाँ मिलती उनमें से वो अपने लिए कुछ रख के बाकी चंद पैसों में वो बाजार में फरोख्त करता। एक दिन वो सुबह ही समंदर पर मछलियाँ पकड़ने के लिए गया। उसने जाल पानी पर फेंका। थोड़ी देर के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके जाल में कुछ वजनदार फंसा है। फिर उसने वो जाल खींचा और देखा तो उसमें एक मरा हुआ गधा फंसा हुआ था। या अल्लाह! वो चिल्लाया, इतनी मेहनत, वो भी एक मरे हुए गधे के लिए। क्या करूं मैं? अब क्या खाऊं मैं? उसने अपनी मदद के लिए सोलोमन से दुआ की, जो पहले का एक राजा था और खुदाई का दावा करता था। उसने फिर से जाल फेंका। थोड़ी देर के बाद उसे महसूस हुआ कि जाल में कुछ फंसा है और इस बार जाल पहले से ज्यादा भारी था। बड़ी मेहनत से अबू ने जाल खींचा।
देखा तो उसमें रेत से भरा हुआ घड़ा था। या अल्लाह, वो फिर चिल्लाया। इतनी मेहनत, वो भी एक रेत के भरे घड़े के लिए। क्या करूं मैं, अब क्या खाऊं मैं? उसने फिर से अपनी अच्छी किस्मत और ताकत के लिए सोलोमन से दुआ की। अबू ने तीसरी बार पानी में जाल फेंका और अब की बार पिछली दोनों बार से ज्यादा भारी कुछ फंसा था। उससे करकराने की आवाज आ रही थी, जैसे बर्तन एक दूसरे से टकरा रहे हों। कुछ अंदाजा हुआ वो क्या होगा? पुराने संदूक, बर्तन, तश्तों का ढेर, और वो भी पूरी तरह से जंग लगा हुआ और बिना किसी काम का। अबू ने आसमान की जानिब देखा। सोलोमन खुदा, मैं दिन में सिर्फ 4 बार जाल पानी में फेंकता हूँ और अब तक 3 बार फेंक चुका हूँ। अगर मैं बिना एक भी मछली पकड़े घर गया तो यकीनन भूख से मर जाऊंगा। मेहरबानी अपने इस एतबार करने वाले की हिफाजत करो। अबू ने आसमान की जानिब देखकर गमज़दा सदा दी और ऐसी दुआ के साथ अबू ने आखिरी बार पानी में जाल फेंका। इस बार सबसे भारी चीज अबू के जाल में फंसी और जाल निकालने के लिए अबू को गहरे पानी में उतरना पड़ा। उसने देखा कि एक पीतल की बोतल थी। इस बार अबू बहुत खुश हुआ। भले ही कोई मछली नहीं थी, लेकिन पीतल की बोतल इतनी भारी थी कि कोई भी उसे 10 सोने के सिक्कों में खरीद लेता, जिससे अबू अपने लिए पूरे महीने भर का राशन खरीद सकता था। लेकिन वो बोतल शीशे की सील से बंद क्यों थी? अबू ने करीब से देखा तो उसे दिखा कि वो सील और किसी और की नहीं बल्कि सोलोमन की थी। अब तो वो और ज्यादा बेचैन हुआ ये देखने के लिए कि उस बोतल के अंदर क्या है। उसने वो सील अपनी चाकू से खोला और जैसे ही उसने बोतल खोली, उसमें से एक बड़ा सा इफरित बाहर आया। एक बड़ी दहाड़ के साथ वो 100 फीट ऊंचा आया। अबू इतना डर गया कि उसकी चीख निकल पड़ी। इफरित ने अबू को देखा और उसने अपनी कामत को छोटा किया। फिर भी वो 10 फीट का था। मछुआरे, क्या तुमने मुझे आजाद किया? उसने कड़कड़ाने वाली आवाज में पूछा। जी जनाब इफरित, मेरा नाम अबू है। अबू? अच्छा नाम है। इफरित ने अजीब से हंसते हुए कहा। मैं इस बोतल में काफी वक्त से फंसा पड़ा था। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ अबू। अब मुझे बताओ, तुम कैसे मरना पसंद करोगे? मरना? इफरित, मैंने आपको आजाद किया, फिर भी आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मुझे इस बोतल में सोलोमन ने कैद किया था मछुआरे अबू। लेकिन सोलोमन तो 2000 साल पहले यहाँ राज करते थे। हाँ, पक्का कहूँ तो 1800 साल पहले मैंने उसके खिलाफ बगावत की थी। मुझे इस बोतल में कैद किया था। उसके बाद उसने ये बोतल समंदर में फेंक दी। तब से मुझे मेरी गलती के बारे में बुरा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैंने आपको कैद से रिहा किया, फिर मेरी जान क्यों ले रहे हैं? पहले 1000 साल मुझे लगता रहा कोई मुझे छुड़ाने आएगा, पर कोई नहीं आया। तो मैंने तय किया जो मुझे छुड़ाएगा उसे मैं जिंदगी भर खत्म ना हो इतनी दौलत दूंगा। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने सोचा मैं उसे मार दूंगा जो मुझे आजाद करेगा। तुम मुझे बताओ कैसे मरना पसंद करोगे, बोलो। अबू ने सोलोमन से दुआ की कि वो इस आफत से सही सलामत छूट जाए। फिर उसने इफरित से पूछा। साहब, आप कहते हो आपको सोलोमन ने इस बोतल में कैद किया था? पर मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। क्या? इफरित चिल्लाया और उसकी आवाज जैसे बिजलियां कड़की हों। आप बहुत ऊंचे हो, आपके हाथ दरख्त की तरह मोटे हैं। कैसे मुमकिन है तुम एक छोटी सी बोतल में समा सको? मुझे मरने की फिक्र नहीं है, लेकिन एक झूठे के हाथों नहीं मरना। अरे ओ छोटे मछुआरे, मैं बेशक बुरा हूँ, लेकिन मैं मेरी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो साबित करो। अबू के कहते ही इफरित ने हाथों को हवा में घुमाया और फिर वो धुएं में बदल गया। फिर वो धीमे धीमे बोतल में जाने लगा और फिर अंदर से चिल्लाया। देखो कैसे मैं पूरी तरह इस बोतल में दाखिल हूँ।
अबू ने झट से शीशे का वो सील उठाया और वो बोतल बंद कर दी और इफरित फिर से अंदर कैद हो गया। इफरित ने बाहर आने की पूरी कोशिश की लेकिन वो सील नहीं तोड़ पाया। फिर इफरित कड़कड़ाते हुए चिल्लाया। फिर उसने खुद को खामोश किया और चालाकी से उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने हार मानी। तुम बहुत चालाक हो अबू। चलो मैं वादा करता हूँ, जो इस जार से मुझे बाहर करेगा मैं उसे जवान कर दूंगा। चलो ठीक है, बाहर करो अबू, तुम्हारा इनाम इंतजार कर रहा है। अबू ने वो आराम से सुन लिया और फिर हंसकर उससे कहा, हा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? मैंने मेरी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारी है और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ज़ईफ जरूर हूँ लेकिन इतना पागल नहीं। अच्छा, अलविदा। नहीं रुको, मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। अबू ने बोतल को दूर समंदर में फेंक दिया और अपनी जान बचाने के लिए सोलोमन का शुक्रिया अदा किया। कहानी खत्म हुई। हंस शहजादी। एक जमाने में एक ज़ईफ मलका रहती थी। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। जब शहजादी बड़ी हुई तब उसकी शादी एक शहजादी के साथ तय हुई। वो जिस रियासत में रहता था वो बहुत बहुत दूर थी। अम्मी, क्या मुझे ये करना पड़ेगा? हाँ मेरी प्यारी शहजादी, मैंने शहजादी से वादा किया है तुम इसी से शादी करोगी। लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं ज़ईफ हो चुकी हूँ, जाने कब बुलावा आ जाए। मैं चाहती हूँ तुम्हारा शौहर तुम्हारी हिफाजत करे। लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ना चाहती अम्मी। लेकिन जैसा आपका हुक्म, मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम तन्हा जाओ, इसीलिए तुम्हारे साथ एक खादिमा भेजती हूँ। और हाँ फलदा, तुम्हारा घोड़ा तैयार है क्या? हाँ अम्मी, हम जाने के लिए तैयार हैं। एक बात याद रखो, फलदा मेरे साथ ईमानदार है। मुझे यकीन है वो तुम्हारे साथ होने वाली हर खबर को बताएगा। जी अम्मी, आप मेरी फिक्र ना करें। फिर मलका और उसकी बेटी महल के बाहर गए जहाँ खादिमा और घोड़ा उनका इंतजार कर रहे थे। आप चलो खादिमा, जो हुक्म शहजादी। अलविदा। मलका नहीं जानती थी कि खादिमा बहुत खराब थी। वो बहुत लालची थी और उसे शहजादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बिल्कुल भी मलका की बेटी को पसंद नहीं करती थी। वो खुद शहजादी बनने के ख्वाब देखती थी। शहजादी और खादिमा दोनों अपने घोड़ों पर सवार हुईं और उन्होंने महल छोड़ा। तवील सफर के बाद शहजादी को बहुत प्यास लगी और उसने खादिमा से कहा, खादिमा, उस झरने से तुम मेरे लिए थोड़ा पानी लाओगी? अगर तुम्हें प्यास लगी है तो घोड़े से उतरो और झरने पर झुककर खुद पानी पियो। शहजादी बहुत नरम थी। वो घोड़े से नीचे उतरी और झरने पर जाकर झुककर पानी पीने लगी। उसके बाद वापस आकर घोड़े पर बैठी। तब खादिमा ने कहा, अब से मैं तुम्हें हुक्म दूंगी और तुम्हें उसे मानना होगा। चलो अब अपना लिबास मुझे दो और तुम मेरा लिबास पहनो। अब से मैं शहजादी हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, वरना। मैं वादा करती हूँ। खादिमा ने फिर शहजादी के कपड़े पहन लिए और उसी के घोड़े पे जाकर बैठ गई। घोड़ा बहुत समझदार था। उसे मालूम था शहजादी कौन है, लिहाजा उसने खादिमा के हुक्म को नहीं माना। आखिरकार वो दोनों महल पहुँचे और शहजादा उन्हें मिलने आया। मेरे महल में आपका इस्तकबाल है प्यारी शहजादी। ये लड़की कौन है? ये मेरी खादिमा है और मेरी साथी भी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। शहजादी, आपके पास इसके लिए कोई काम हो तो बताइए। वैसे मेरे पास एक लड़का है, उसका नाम कॉर्नार्ड है। वो हंसों को संभालता है, ये उसकी मदद कर सकती है। और शहजादी इस घोड़े को मार दें। क्या क्या क्या? ये तो अच्छा घोड़ा दिख रहा है। अरे मैं रास्ते में मरते मरते बची इसकी वजह से। असल में खादिमा को पता था कि फलदा बोल सकता है और शायद वो शहजादी को बता देगा कि उसने असली शहजादी के साथ कैसा बर्ताव किया। मैं घोड़े को मारूंगा नहीं, इसे कैद खाने में डाल दूंगा। शुक्रिया। नहीं। और फिर घोड़े को एक ऐसी जगह कैद कर दिया गया जहाँ वो किसी को न दिखे। दूसरे दिन खादिमा शहजादी से मिलने गई।
अब तुम तुम्हारे घोड़े को कभी नहीं देख पाओगी। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम अपना काम करो, मैं शहजादे को बता दूंगी कि मुझे तुमसे भी छुटकारा चाहिए। फिर खादिमा वहाँ से चली गई और शहजादी रोने लगी। अचानक वहाँ एक बूढ़ा आया और उसने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। बहुत शुक्रिया बाबा। कोनाज ये सारी बातें झाड़ियों के पीछे छुपकर सुन रहा था और उसने सोचा, ये कोई राज है। मैं भी वहाँ जाऊं, शायद बादशाह को भी इसकी मालूमात होनी चाहिए। घुड़सवार शहजादी को घोड़ा दिखाने के लिए ले जा रहा था। कोनाट भी उसके पीछे छुप कर गया। हाँ, पहुँच गए हम, लेकिन अब तुम एहतियात रखना। जी बिल्कुल। फिर वो ज़ईफ वहाँ से चला गया और शहजादी अंदर गई जहाँ घोड़े को रखा गया था। कोनाट भी उसके पीछे गया। जैसे उसने घोड़े को देखा उसने कहा, बेचारा फलदा, ये कैसे रखा है तुम्हें? ओह मेरी शहजादी, तुम भी परेशान हो। अगर मलका को पता चला तो गम होगा उन्हें। कोनाट ये देखकर हैरान रह गया कि घोड़ा भी बात कर सकता है। अरे मैं दीवाना हूँ क्या? ये घोड़ा बात कर रहा है। मुझे ये बादशाह को बताना ही होगा, लेकिन क्या वो मुझ पे यकीन करेंगे? पता नहीं, जरा सोचना पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी शहजादी वहाँ से चली गई। दूसरे दिन रोज की तरह जब सब कुछ आम सा हो गया, शहजादी अपने बाल बना रही थी जो खालिस सोने की तरह थे। कोनाट को उसके कुछ बाल लेने की ख्वाहिश हुई। कोनाट, मुझे परेशान मत करो, छोड़ो मेरे बाल। लेकिन तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, मैं तुम्हारे बाल बनाऊं? नहीं, रुको, कहा ना कोनाट। लेकिन मुझे तुम्हारे बाल चाहिए। छोड़ो मुझे। शहजादी चिल्लाई और फिर उसने हवा को हुक्म दिया, इधर आओ, इधर आ जाओ हवा। कोनाट की टोपी को हवा में ले जाओ, दौड़ाओ इसे इधर से उधर जब तक मैं अपने बाल न बना लूं। फिर कुछ ऐसी हवा चली कि कोनाट की टोपी गांव से बाहर उड़ गई और उसे उसके पीछे दौड़ना पड़ा। जब वो वापस आया तब तक शहजादी अपने बाल बना चुकी थी। कोनाट को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया शहजादी के बारे में बताने के लिए। बादशाह, मुझे नहीं रहना इस लड़की के साथ, मुझे खौफ आ रहा है अब। वो एक मासूम लड़की है, तुम उससे क्यों खौफ ज़्यादा हो? नहीं बादशाह, मुझे लगता है वो एक डायन है, बहुत ही खतरनाक डायन। डायन? तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। मुझे जल्दी से बताओ सब कुछ। ठीक है बादशाह, उस दिन ना मैं। कोनाट ने शहजादी के बारे में और उसके घोड़े के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि उसकी टोपी कैसे उड़ी। तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ क्या बेहतर है। दूसरे रोज बादशाह फलदा को जहाँ रखा हुआ था शहजादी के आने तक छुप कर बैठ गए। सुबह बखैर प्यारे फलदा। सुबह बखैर प्यारी शहजादी। अगर तुम्हारी अम्मी को पता चला तो उन्हें कितना रंज होगा। बादशाह ने उनकी सारी बातें सुनी और उन्होंने देखा कि कोनाट उसे कैसे परेशान करता है और फिर कैसे उसकी टोपी हवा में उड़ी और फिर किसी को देखे बिना वो वापस चले गए। दूसरे दिन उन्होंने शहजादी को बुलाया। बादशाह सलामत, आपको मुझसे कोई बात करनी है? हाँ, मुझे बताओ, कोई तुम्हें परेशान करता है? मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। शहजादी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने दिल की बातें बादशाह को बताई। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। बादशाह ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता था उस औरत में कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी खादिमा सजा की हकदार है, वो पूरी जिंदगी कैद खाने में रहेगी। मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत, लेकिन मेरे घोड़े का क्या? तुम फिक्र मत करो, मैं उसे आजाद कर रहा हूँ। दूसरे दिन शादी का जश्न महल में हुआ। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और फिर नया जोड़ा हमेशा ही हंसी खुशी रहने लगा। कहानी खत्म हुई। छोटी जलपरी। बरसों पहले दरिया के नीचे एक शहर था जिसका नाम था अटलांटिस। वहाँ का बादशाह ओरेन था और उसकी एक बेटी थी। वो बहुत हसीन थी।
वो जलपरी सिर्फ हसीन ही नहीं थी, बल्कि वो बेहद प्यारा गाती भी थी। जलपरी को किनारे पर जाकर तब तक इंसानों की दुनिया देखने की इजाजत नहीं थी जब तक वो 20 बरस की ना हो जाए। हर बरस मासूम जलपरी अपने वालिद से ऊपर किनारे पर जाने की इजाजत मांगने के लिए दरखास्त करती। सब्र करो मेरी बच्ची, तुम्हें मौका मिलेगा। आखिरकार उस रोज छोटी जलपरी की 20वीं सालगिरह थी। उस रोज के आखिर में उसके वालिद ने उसकी जानिब रुख करके कहा, वक्त आ गया है मेरी प्यारी बच्ची, दरिया के किनारे पर जाओ और वापस लौट कर आना। हमें बताना कि तुमने क्या क्या देखा, लेकिन जरा एहतियात से, और इंसानों से तुम कुछ फासला रखना। छोटी जलपरी ने अपने वालिद को बोसा दिया, उन्हें अलविदा कहा और ऊपर किनारे पर जाने के लिए तैरना शुरू किया। वो रात का वक्त था। किनारे पर पहुंचने से पहले उसने एक जहाज देखा। वो रोशन था क्योंकि उस पर सैकड़ों लालटेन रोशन थी। आखिरकार वो तैरकर जहाज के करीब गई और जाते ही उसने नामालूम दिल फरेब मौसीकी सुनी। ऐसी आवाज कैसे तैयार की जाती है, ये जानने के लिए वो बेताब थी। जहाज के एक झरोके से देखने के बाद उसने देखा कि अंदर जहाज के निचले कमरे में एक जश्न मनाया जा रहा था, सालगिरह का। ये जश्न एक नौजवान शहजादे के लिए था। वो बेहद खूबसूरत था। जलपरी ने पहली मर्तबा इतने हसीन नौजवान का दीदार किया था। जलपरी फौरन उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जरा देर बाद, देर हो रही है, मुझे घर वापस लौटना होगा। वो नीचे जाने वाली थी। इतने में ही एक अजीब सी आवाज आई जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक तूफान। समंदर ने खौफनाक तूफान की शक्ल इख्तियार की। शहजादी का जहाज हिलने डुलने लगा। खौफ से सब चीखने और चिल्लाने लगे। मल्लाह उस जहाज को बुलंद मौजों से बचाने की कोशिश कर रहे थे और फिर एकदम से वो जहाज समंदर से बाहर आया और एक चट्टान से टकरा गया, शिकस्ता हो गया। कई अफराद शहजादे के हमरा समंदर में गिर गए। जलपरी को मालूम था कि इंसान पानी के अंदर जिंदा नहीं रह सकते। नहीं, मैं मेरी मोहब्बत को गर्क होने नहीं दे सकती। ताहम वो शहजादे को जमीन पर वापस ले आई, जहाँ उसने पूरी रात उसकी खिदमत की। समंदर किनारे आते आते शहजादा बेहोश हो गया तो जलपरी ने उसे एक छोटे चर्च के सामने रेत पर लेटा दिया और मदद के लिए आवाजें लगाने लगी। फिर वो करीब के ही किसी चट्टान पर तैर कर चली गई और देखने लगी कि कोई उसकी मदद के लिए आता है या नहीं। शहजादे ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि चर्च की तरफ से एक लड़की आ रही है। जब उस लड़की ने शहजादे को देखा तो वो फौरन चर्च की तरफ भागी ताकि मदद हासिल कर सके। लोग दौड़ते हुए आए। शहजादे को उठाकर खैरियत से ले जाया गया। उसके बाद छोटी जलपरी अपने घर लौट गई। कुछ रोज वो खुद में रंजीदा और खोई खोई रही, लेकिन छोटी जलपरी शहजादे को नहीं भूल पा रही थी। तो उसने एक बेवकूफाना तरीका सोचा, तैर कर जाने का और उस अजनबी के साथ रहने का जिसे उसने अपना दिल दिया था। दूसरे रोज छोटी जलपरी ने उनके वजीर केकड़ा सेबेस्टियन को बुलाया। वो फौरन हाजिर हुआ और उसने कहा, शहजादी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे उर्सुला के पास ले चलो, समंदर की जादूगरनी। सेबेस्टियन पूरी तरह हैरान रह गया और उसने कहा, हाँ, क्या आपको मालूम नहीं है कि वो कौन है? वो बुरी जादूगरनी है। आखिर क्यों? फिर उसने सेबेस्टियन को मुकम्मल दास्तान सुनाई, उस तूफान की और शहजादे के साथ रहने की अपनी ख्वाहिश भी बताई। थोड़ी बहस करने के बाद सेबेस्टियन भी बेवकूफों की तरह उसे उर्सुला के पास ले जाने के लिए तैयार हुआ। समंदर की जादूगरनी समंदर के अंधेरे और ठंडे इलाके में रहती थी और उसका घर डूबे हुए मल्लाहों की हड्डियों से बना हुआ था, जिसकी हिफाजत समंदर के जहरीले सांप करते थे। छोटी जलपरी और सेबेस्टियन जैसे ही उर्सुला की गुफा में दाखिल हुए, वो समंदर की जादूगरनी जादुई गोले के सामने खड़ी थी और उसमें देख के शैतानी हंसी हंस रही थी। उर्सुला, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मेरी प्यारी शहजादी, मैं जानती हूँ तुम क्यों आई हो। तुम ऐसे शहजादे से शादी करना चाहती हो जिससे तुम मिली भी नहीं। तुम अपनी दुम से निजात पाना चाहती हो। डरो मत, मेरे पास इलाज है जो बिल्कुल कामयाब है।
तो तुम मेरी मदद कर पाओगी? मेरी प्यारी बच्ची, वही तो मैं कर रही हूँ, इसीलिए तो मैं जी रही हूँ। मैं तुम्हारी दुम गायब कर सकती हूँ, इसमें बहुत दर्द होगा। बस मुझे बताओ कि क्या करना होगा। उर्सला ने अपने हाथों से अपने जादू खाने से एक दवा जल्दी से निकाली। बस इस दवा से तुम 2 पैरों पर चल पाओगी। मुझे वो दवा दे दो। उर्सला डराते हुए हंसने लगी और कहने लगी, नहीं 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 नहीं, दवा हासिल करने के लिए एक शर्त है। कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, इसके बदले मैं कुछ लूंगी। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, मैं एक शहजादी हूँ जिसके पास बेशुमार दौलत है, मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारी दिलकश आवाज मुझे चाहिए, उसके बाद तुम इंसान बन पाओगी। शहजादा तुमसे इश्क करने लगेगा और तुम्हें चूमेगा। एक बार उसने तुम्हें चूमा तो तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगी, खुश रहोगी। लेकिन अगर तुमने शर्त पूरी नहीं की तो तुम समुद्री झाग बन जाओगी। ठीक है, मैं मेरी आवाज देने के लिए राजी हूँ। जादूगरनी ने छोटी जलपरी को दवा दे दी और उसकी आवाज ले ली। दूसरे दिन शहजादे के लोगों को एक खूबसूरत लड़की समंदर किनारे महल के पास पड़ी हुई मिली। वो लोग उसे अंदर ले गए और जब उसने चलना शुरू किया तब ऐसा लग रहा था कि उसे चलने में तकलीफ हो रही हो, जैसे वो छुरियों पे चल रही हो। खादिमों ने उसे अच्छे लिबास पहनाए। फिर शहजादा उससे मिलने आया। मेरी देखी हुई लड़कियों में सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन वो खामोश रही। वो वही छोटी जलपरी थी। भले ही उसने बात न की हो, लेकिन वो उसी लम्हे शहजादे की पसंदीदा बन गई। वो छोटी जलपरी को लिए बिना कहीं पर भी नहीं जाता था। कुछ वक्त बाद शहजादे ने बताया कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है और जलपरी को लगा कि उसका दिल खुशी से फूल जाएगा। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी भी मेरे सच्चे प्यार की तलाश में हूँ। उसने तूफान के बारे में बताया और एक सुंदर लड़की ने उसे कैसे बचाया ये भी बताया। उसके बाद वो कैसे उसके ख्वाबों में आने लगी और वो उससे प्यार करने लगा ये भी बताया। और उसने कहा कि मैं उससे मिलूंगा तो उसी से शादी करूंगा। छोटी जलपरी बहुत गमज़दा हुई क्योंकि वो शहजादे को नहीं बता पा रही थी कि वो वही लड़की है, और उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी दुम, अपनी आवाज और अपना घर, सिर्फ उसके साथ रहने के लिए। दूसरे दिन किसी इलाके का एक बादशाह शहजादे से मिलने आया। बादशाह के साथ उसकी खूबसूरत बेटी भी थी, और जैसे ही शहजादे ने बादशाह की बेटी को देखा उसने उसे पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसे उसने दरिया के साहिल पर देखा था। शहजादे ने उससे शादी के लिए पूछा और वो तैयार हो गई। तीसरे दिन छोटी जलपरी ने सोचा कि उसका दिल टूट जाएगा, क्योंकि उसी दिन शहजादा उस दूसरी शहजादी से शादी करने वाला था, और जब सूरज गुरूब होगा तो वो मर जाएगी, क्योंकि समंदर की जादूगरनी ने उसे ऐसा करने का वादा किया था। शादी एक जहाज पर होने वाली थी। भारी दिल लेकर जलपरी वहाँ हाजिर हुई ताकि आखिरी बार अपने शहजादे को देख सके। उसी दिन सुबह छोटी जलपरी के वालिदैन उर्सला से मिले और उसे धमकाया भी। शैतानी जादूगरनी ने उन्हें एक खंजर दिया और कहा कि अगर उनकी बेटी ये खंजर शहजादे के दिल में डाल दे तो उसका जादू टूट जाएगा। शादी हो रही थी, इसीलिए जलपरी रोने के लिए जहाज के ऊपरी हिस्से में गई। उसने देखा कि उसके वालिदैन पानी के ऊपर आए थे और वो रंजीदा थे। तुमने क्या किया मेरी बच्ची? उसकी माँ रो रही थी। जल्दी करो, तुम अब भी खुद को बचा सकती हो। उस जादूगरनी ने हमें ये जादुई खंजर दिया है। तुम इससे शहजादे को मार दो, और जब उसका खून तुम्हारे कदमों पर गिरेगा तो तुम्हारे कदम दुम में तब्दील हो जाएंगे और तुम फिर से जलपरी बन जाओगी। जल्दी करो, सूरज निकलने ही वाला है। जब उसके वालिदैन चले गए तब वो खंजर लेकर शहजादे की तरफ भागी और उसने देखा कि वो उसकी नई दुल्हन के साथ खुश है। खंजर का एक वार और वो आजाद होने वाली थी। उसने तेज धार खंजर की ओर देखा और फिर शहजादे की जानिब।
वो अब भी उससे प्यार करती थी और वो फिर से जहाज के ऊपरी हिस्से पर चली गई और उसने उस छुरे को दरिया में दूर फेंक दिया। दूसरे दिन शहजादे ने अपने खादिमों को चप्पा चप्पा छान मारने के लिए हुक्म दिया, लेकिन छोटी जलपरी का कहीं कोई नामो निशाना मिला। शहजादा गमज़दा था और अक्सर देर रात तक समंदर किनारे जाकर बैठने लगा और अपनी दोस्त को याद करने लगा। कभी कभी वो पानी पर तैरते बुलबुलों को देखता जो चांद की रोशनी में चमकते और उन बुलबुलों में उसे छोटी जलपरी का चेहरा नजर आता। कहानी समाप्त। माचिस वाली छोटी लड़की। वो शाम शदीद ठंड वाली थी। बर्फ के बादल आसमान में मौजूद थे और नीचे देहात में तारीकी छा गई थी इस नए साल की शाम पर। अरे मेरी छोटी प्यारी बच्ची, तुम इस वक्त माचिस बेचने के लिए जा रही हो। इस ठिठुरने वाले अंधेरे में मुझे तुम्हें भेजना पड़ रहा है। तुम मुझे माफ कर देना। तुम तो देख ही सकती हो चल नहीं पा रही हूँ। जी दादी अम्मी, मैं समझ सकती हूँ। और ख्याल रहे मेरी बच्ची, ये माचिसें बेचकर तुम्हें जो भी पैसे हासिल हों उससे तुम कुछ खा सकती हो, नहीं तो आज भी हमें खाली पेट सोना पड़ जाएगा। अब जाओ मेरी बच्ची। आप मेरी फिक्र ना करें दादी अम्मी, मैं तमाम माचिसें बेच दूंगी और इंशाल्लाह आते वक्त ढेर सारा खाना साथ लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। सर्द तारीकी में पथरीले रास्ते पर एक गरीब लड़की जो यतीम भी थी और महज 8 साल की ही थी, वो अक्लमंदों की तरह चल रही थी। अपना सर गर्म रखने के लिए उसने टोपी पहन रखी थी और उसके कपड़े बहुत पुराने हो चुके थे और कुछ जगहों से वो फटे हुए भी थे। वो अपने नंगे पैरों के साथ आवाज लगाते हुए जा रही थी क्योंकि उसके पास जूते भी नहीं थे। वो एक कोने में खड़ी हो गई इस उम्मीद से कि वो अपने खुले और कमजोर हाथों में थामी हुई माचिस बेच पाएगी। लोग उसके करीब आ जाते थे। क्रिसमस की खरीदारी के वक्त में वो तमाम मसरूफ थे। उस छोटी गरीब लड़की की जानिब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। ओ बेटा, उस दुकान से जो खरीदा तुम्हें पसंद आया? अरे हाँ अम्मी, ये गुड़िया बेहद खूबसूरत है। इसके कपड़े बहुत प्यारे हैं। उस माचिस वाली छोटी लड़की की आंखें भरी हुई थी, लेकिन उसके पास रोने का वक्त नहीं था। उसे कुछ माचिसें बेचनी थी ताकि आज रात वो और उसकी दादी अम्मी कुछ खाना खा सके। इसीलिए उसने हिम्मत से अपनी आंखें पोंछी और उस खातून से कहा, सुनिए, क्या आप कुछ माचिसें खरीदना चाहेंगी मैडम? ये बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी भी। मुझे माचिसों की जरूरत नहीं है और तुम मेरी बच्ची से दूर रहो। जाने क्यों लोग इस तरह के लोगों को खास लोगों के बीच में घुलने मिलने कैसे दे देते हैं। ओ अम्मी, उसके कपड़े तो देखिए कितने पुराने हैं। माफ कीजिए, लेकिन मेरे पास बस यही कपड़े हैं। वो मेरा मसला नहीं है और वैसे भी मेरे पास पैसे कतई नहीं हैं और अगर होते भी तो मैं माचिसें तो नहीं खरीदती। चलो अब जाओ यहाँ से। मगर ये सिर्फ 1 ही रुपए की है मैडम। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अरे कहा ना मुझे नहीं चाहिए। अब निकल जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। माचिस वाली छोटी लड़की घबरा गई। बर्फ गिरने लगी। एक बार फिर वो आने जाने वाले लोगों को माचिसें खरीदने के लिए आवाज लगाने लगी। मेम साहब, क्या आप कुछ माचिसें खरीदना चाहेंगी? ये वाकई में तिलिस्माती हैं और आपको ये जानकर हैरानगी होगी। जब आप एक माचिस जलाएंगी तब आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी होंगी। ओहो, कुछ भी कह रही हो, ये तमाम कहानियाँ हैं। लेकिन मेम साहब, कम से कम एक तो ले लीजिए। इसकी रोशनी आपको एक खूबसूरत और बेहतरीन क्रिसमस देगी। अरे मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे नहीं चाहिए, वाकई नहीं। मैं सच कह रही हूँ, इसकी हर एक तीली अलग है। आज मुझे माचिस वाकई नहीं चाहिए और तुम भी अब अपने घर चली जाओ। बाहर बहुत सर्दी है। मैं नहीं जा सकती मेम साहब, मेरे वालिदैन नहीं हैं
और मेरी दादी बीमार है। उनके लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए या खाना खरीदने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। बच्ची, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, लेकिन मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। शायद कोई और हो जो तुमसे माचिस से खरीद ले। हाँ, शायद ये भी हो सकता है। माचिस वाली छोटी बच्ची की उम्मीदें डूबने लगी, क्योंकि सर्द हवाएं मजीद तेज हो गईं और उस मासूम कमजोर लड़की के इर्द गिर्द घूम रही थी, मानो अपने ठंडे नाखूनों से उसे छील रही हूँ। आखिरी मजबूत इरादे के साथ माचिस वाली छोटी लड़की माचिस बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार हारी हुई और अकेली महसूस करती हुई वो फुटपाथ पर नीचे बैठ गई। ठंड की वजह से वो बहुत ज्यादा कांपने लगी। मेरे हाथ और पाँव तो बर्फ के टुकड़ों की तरह से हो गए हैं, बिल्कुल ठंडे। मैं अपनी माचिसों में से एक तीली जला लेती हूँ ताकि मेरी उंगलियाँ थोड़ी सी गर्म हो सके। उस गरीब माचिस वाली लड़की के हाथ बहुत कांप रहे थे, जिस वजह से वो माचिस की तिल्ली भी नहीं जला पा रही थी। काफी देर के बाद बहुत मशक्कत से उसने सिर्फ एक तीली जलाई। उसे हैरानगी थी, क्योंकि वो तीली लोहे की सिगड़ी में बदल गई। थोड़ी ही देर के बाद उस छोटी लड़की को गर्माहट महसूस होने लगी। उसने अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां सिगड़ी के सामने रख दी। वो बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही लम्हों में एक बर्फ की बूंद उसकी तीली पर गिर गई और वो बुझ गई। वो उठी और एक बार फिर माचिस बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी एक भी माचिस नहीं बेच पाई। कि यकदम ही उसने एक आवाज सुनी। कैसी हो छोटी बच्ची, बेचने के लिए क्या है? मैं माचिस से बेचती हूँ, क्या आप खरीदना चाहेंगी? जैसे ही वो उस आवाज की जानिब मुड़ी, उसने देखा एक बेघर ज़ईफ औरत अपने एक कुत्ते के साथ एक कोने में खड़ी थी और वो दोनों भी ठंड की वजह से कांप रहे थे। तुमने मुझे नहीं देखा, मैं भी गरीब हूँ। ओह, माफ कीजिए अम्मी, मुझे ये तमाम माचिसें बेचनी है ताकि मैं मेरी दादी अम्मी के लिए खाना खरीद सकूं। मासूम बच्ची, खैर, क्या तुम मेरे इस कुत्ते की रखवाली करोगी? बस जरा देर के लिए ही मुझे जाना होगा। मुझे कुछ खाना भी तलाश करना होगा। शायद मैं तुम्हारे लिए भी खाने के लिए ला सकूं। अच्छा, आखिरकार मैं मेरी दादी अम्मी के लिए कुछ खाना ले जा पाऊंगी। लेकिन मैडम, जरा जल्दी आइएगा, मुझे मेरी दादी अम्मी के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। माचिस वाली छोटी लड़की कुत्ते की देखरेख के लिए तैयार हो गई और वो ज़ईफ औरत जल्द अज जल्द लौटने का वादा करके चली गई। कुत्ता खामोशी के साथ उस कोने में बैठा था और उसने उसका पट्टा पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद वो मासूम बेचारी लड़की फिर से कांपने लगी। उसने लम्हे भर के लिए सोचा और उसने माचिस बाहर निकाली और दीवार के सामने एक तिली जलाई। उसे हैरानगी हुई। उसने देखा कि उसके सामने लजीज खानों से आरास्ता एक टेबल आया है, जिस पर टर्की, मेमना, बतख, मछली, सेब और केक तमाम ही आरास्ता थे। ओह, मैं ये सब खाना चाहती हूँ। मुझे इस जगह बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही वो लड़की केक के टुकड़े तक पहुंची, तिली की आग बुझ गई और सब कुछ गायब हो गया। वो बहुत ही उदास हो गई और उसने आसमान की जानिब देखा और दुआ की, या खुदा, मुझे इस तकलीफ से निकालिए। मैं बेहद भूखी हूँ और तकलीफ में भी मेरी मदद कीजिए। और तभी उसने एक टूटता हुआ तारा देखा और उसे उसकी दादी की बताई हुई एक बात याद आई। दादी अम्मी ने कहा था किसी के इंतकाल के वक्त टूटता हुआ तारा नजर आता है। मेरी दादी अम्मी बहुत बीमार है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं मेरी दादी अम्मी का इंतकाल हो गया? ओह, दुनिया में मुझे उनसे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता। उसने एक तिली और निकाली और उसे रोशन किया। अपनी दादी अम्मी को अपने सामने देखकर उसे बहुत हैरत हुई।
अरे दादी अम्मी, ये आप हैं? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आई हूँ। अपनी दादी अम्मी को देखकर माचिस वाली छोटी लड़की खुश हो गई। हालांकि वो थोड़ी हैरान थी क्योंकि उसे उसकी दादी हवा में लहराते हुए नजर आ रही थी। डरो मत मेरी बच्ची, मैं पूरी तरह से सेहतमंद हूँ और हिफाजत में हूँ। तुम मेरे मुतालिक कोई फिक्र मत करो। माचिस वाली छोटी लड़की कितनी मेहनत से उसने माचिस से बेचने की कोशिश की, ये बताने के लिए उसने अपना मुंह खोला। तब तक फिर से एक बार तिली की आग बुझ गई और उसकी दादी अम्मी गायब हो गई। एक बार उस लड़की ने अपने पास की तमाम तिलियां एक साथ जला दी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी दादी अम्मी गायब हों। अब रोशनी बेहद तेज थी, बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह। उसकी दादी अम्मी फिर से सामने आ गई और उन्होंने छोटी माचिस वाली लड़की को बेहद मोहब्बत से देखा और मुस्कुराई। दादी अम्मी, मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। मुझे यहाँ पर कतई नहीं ठहरना है। खुदारा मुझे अपने साथ ले चलिए ना। हाँ मेरी प्यारी चंदा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। जरा अपना हाथ दो। दादी अम्मी ने माचिस वाली लड़की का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे अपनी बाहों में कस लिया और वो दोनों आसमान की जानिब उड़ने लगी। अब तुम्हें कैसा लग रहा है मेरी शहजादी? दादी अम्मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जानती हैं, मुझे भूख का भी एहसास नहीं हो रहा है और मुझे ठंड भी नहीं लग रही है। एक पंख की मानिंद हल्का हल्का महसूस हो रहा है। दादी अम्मी फिर से मुस्कुराई और वो दोनों जन्नत की जानिब उड़ते चले गए। उस वक्त एक छोटा सा टूटता हुआ तारा नजर आया। दूसरे दिन जब सूरज आसमान पर पहुंचा तब वो छोटी माचिस वाली लड़की जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ की सभी तीलियां जल चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर इत्मीनान की एक प्यारी मुस्कुराहट थी। बहुत से लोग जमीन पर पड़ी उस बेजान माचिस वाली छोटी लड़की को देख रहे थे। उन सबको रंज हुआ क्योंकि वो नन्ही सी जान उनकी जिंदगी में जो रोशनी लाती वो उसे खो चुके थे। कहानी समाप्त। बर्फ की मलिका। ग्रेडा एक जवान लड़की थी जो अपनी दादी अम्मी के साथ रहती थी। उसका मंगेतर वहीं करीब वाले घर में रहता था और उसका नाम के था। ग्रेडा और के इन दोनों के घरों के दरमियान पैदल का रास्ता था। वहाँ ग्रेडा और के ने अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर सुर्ख गुलाब के पौधे लगाए हुए थे और वो हमेशा शादी करने के बारे में बातें किया करते थे। सर्दियों के दिनों में जब एक दिन वो गुलाब के पौधों के पास बैठे थे तब दादी अम्मी की आवाज आई, देखो बर्फ की मलिका कतरे इकट्ठा कर रही है। ग्रेडा और के फौरन ही खिड़की की जानिब दौड़े। के ने बर्फ की मलिका को खिड़की से देखा और अपनी जबान बाहर निकालकर उसे चिढ़ाने लगा। ओहो, ऐसा मत करो के, अगर वो तुम्हें देख लेगी तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। फिर वो ग्रेडा के घर के करीब वाले अपने घर की खिड़की से चढ़कर अपने कमरे में वापस आ गया। उस शब जब वो सोने जा रहा था तब उसने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा और तब उसने एक अजीब सा बर्फ का कतरा देखा। वो कतरा बर्फ की मलका बनने तक तेजी से बढ़ता ही गया। उसके हाथ में तुर्किश मिठाई की रकाबी थी। ये खुद को रोक नहीं पाया और उसने रकाबी से मुट्ठी भर के मिठाई छीन ली। उसके लालचीपन ने जैसे ही इस लालच में उसने वो मिठाई अपने मुंह में डाली, उस खातून ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे पकड़कर खिड़की से बाहर अपनी बिन पहियों की गाड़ी में उसे खींच लिया और घोड़ों के झुंड ने फौरन ही उड़ान भर ली। के को बहुत डरना चाहिए था, लेकिन मिठाई ने उसके दिमाग की सुध-बुध और सोच को मांद कर दिया था। अगली सुबह जब ग्रेडा के से मुलाकात को आई तो वो वहाँ पर नहीं था। ग्रेडा ने हर जगह उसे तलाश किया। वो गांव के मैदान की जानिब भागी और जोर से चिल्लाई, क्या आपने के को देखा है? क्या मेरे के को देखा है? लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा था। किसी को पता नहीं था वो कहाँ गया। मेरा के बस जिंदा हो, ओहो मेहरबानी, मेरा के जिंदा हो। हमें लगता है वो नहीं मरा होगा। ग्रेडा ने ऊपर देखा, वहाँ एक चिड़िया बैठी हुई थी।
जब हम खाना ढूंढते हैं तब हम घर की छतों पर बैठते हैं और सब कुछ देखते हैं। अगर वो नदी में गिरा होगा तो हमें नहीं पता। मैं जाकर नदी की परी से पूछूंगी। गैडा के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। अगर वो डूब गया होगा तो नदी की परी को मालूम होगा। और वो नदी के पास गई और जोर से चिल्लाई, नदी परी, क्या मेरा के यहाँ आया था? क्या वो तुम्हारे गहरे पानी में डूब गया है? और नदी परी पानी से ऊपर आई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उसने कहा, ओह मेरी प्यारी बच्ची, नहीं, तुम्हारा के यहाँ नीचे नहीं आया, अब मत रोना। फिर वो कहाँ है? काश मुझे मालूम होता, लेकिन एक ज़ईफ चुड़ैल जो मेरे किनारे रहती है वो तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन तुम उससे अपनी हिफाजत करना। मैं अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी करूंगी, मेहरबानी करके मुझे वहाँ ले जा सकती हैं? क्यों नहीं, उस छोटी सी नाव में आओ, मेरी लहरें तुम्हें चुड़ैल की झोंपड़ी तक ले जाएंगी। फिर नदी परी गायब हो गई और गैडा नाव में सवार हो गई। जैसे जैसे लहरें तेज हो रही थी वैसे वैसे छोटी नाव तेजी से तैर रही थी। फिर गैडा को एक झोंपड़ी नजर आई और एक ज़ईफ खातून लड़खड़ाते हुए बाहर आई। वो झुकी हुई थी और हाथ में उसके छड़ी थी। ज़ईफ औरत नदी के किनारे आई और नाव को अपनी छड़ी से थामकर जमीन की जानिब खींच लाई। उसने बाहर आने में गैडा की मदद की। हालांकि गैडा इस अजीब सी ज़ईफ चुड़ैल से खौफजदा थी, लेकिन उसने भी के को तलाश करने की ठान ली थी। आओ और मुझे बताओ तुम कौन हो? गैडा ने उसे सब कुछ बताया। क्या आपने मेरी के को देखा है? नहीं, लेकिन शायद वो आ सकता है। वो झोंपड़ी के अंदर चले गए। वहां मेज पर खूबसूरत जहरी का एक कटोरा था। गैडा, अब परेशान मत होना, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे लिए रास्ता ढूंढ लेगी। अब उन चेरियों को तुम खाओ। जब गैडा खा रही थी तब ज़ईफ औरत उसके लंबे गेसुओं को सोने की कंघी से संवारते हुए धीरे धीरे बोलने लगी, मैं तुम्हारे जैसी एक पोती के लिए तरस गई हूँ। गैडा के बारे में भूल गई क्योंकि उस ज़ईफ औरत ने तिलिस्माती कंघी से उस पर तिलिस्म कर दिया था। ज़ईफ चुड़ैल गैडा को अपने पास रखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद गैडा आहिस्ता से बोली, मैं यहाँ हमेशा के लिए ही रहूंगी। एक दिन बागीचे में गैडा ने सुर्ख गुलाबों को देखा। उन्होंने उसे कह की याद दिला दी। कह की याद ने ज़ईफ औरत के तिलिस्म को तोड़ दिया और गैडा बागीचे की गेट की जानिब भाग गई। वो ज्यादा दूर भी नहीं भाग सकी थी और पत्थर के पुल के दरमियान रुक गई। अचानक उसे ट्रोल्स ने घेर लिया। ट्रोल्स गैडा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। वो ताजा और खूबसूरत है और उसे बादाम और शहद खिलाया है। वो कितनी लजीज लगेगी। वो मेरे साथ खेलेगी, मुझे उसके मफलर और उसके खूबसूरत कपड़े देगी। छोटी ट्रोल लड़की जो गैडा की ही उम्र की थी, उसके चेहरे पर मायूसी थी। उसने गैडा को कमर से थामा और कहा, वो तुम्हें नहीं मारेंगे, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। सभी ट्रोल्स हंसे। फिर वो उस छोटी ट्रोल लड़की की खातिर गैडा को छोड़ने के लिए रजामंद हुए। गैडा ने उसे अपनी कहानी बताई कि वो कैसे कितनी मोहब्बत करती थी और उसे वो कैसे ढूंढेगी। खाने पीने के बाद वो पत्थर के पुल के नीचे से जा रहे थे। तब उनके ऊपर 100 से ज्यादा कबूतर सोने का नाटक करके उन्हें देख रहे थे और सुन रहे थे। हमने के को देखा है। कहाँ पर? बर्फ की मलिका की गाड़ी में। वो कहाँ जा रहे थे? लैपलैंड, बर्फ की मलिका का महल है वहाँ। छोटी ट्रोल लड़की ने संजीदगी से देखा और सिर हिलाया। मैं तुम्हारा इश्क पाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। छोटी ट्रोल लड़की अपने पालतू जानवर बारहसिंह के पास गई और आंखें बंद करके कहा, मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। तुम फौरन दौड़कर इस प्यारी सी लड़की को बर्फ की मलका के महल में ले जाओगे। फिर छोटी ट्रोल लड़की ने बारहसिंगा की रस्सियां खोल दी। गैडा
और बारासिंगा निकल गए। वो बर्फ की मलका के महल तक पहुंचने तक दौड़ता रहा और वहां उसने गैडा को नीचे छोड़ दिया। तुम्हारे वापस आने तक मैं यही इंतजार करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को हिफाजत से घर पहुंचाऊंगा। गैडा बर्फ की मलका के ऊंचे महल की जानिब चल पड़ी कि यकदम ही हजारों बर्फ के कतरों से घिर गई और उसकी वजह से वो भड़क गए। वो बर्फ की मलका के हिफाजती थे। गैडा ने दुआ की। ठंड इतनी जबरदस्त थी कि वो अपनी सांसें देख सकती थी जो उसके मुंह से भाप की तरह से निकल रही थी। ये भाप बड़ी होकर फरिश्तों में बन रही थी और वो भाप से दुआएं कर रही थी। गैडा की दुआ मुकम्मल हुई तो एक बड़ी टुकड़ी उसके चारों जानिब खड़ी हुई थी। उन्होंने बर्फ के कतरों पर हमला किया और फिर जंग शुरू हुई। गैडा तेजी से बर्फ की मलका के महल की जानिब बढ़ी और फिर उसे क्या मिला? वो बर्फीली दीवार के अंदर था। के मेरे प्यारे के, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। के ठंड से लगभग जम गया था और सिर से पैर तक वो नीला हुआ था। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वो तुर्किश मिठाई का असीर हो गया था। इसी दौरान बर्फ की मलका ने उस पर मिठाई और बुरी चीजों का उस पर इस्तेमाल किया था। गैडा ने उसे गले लगाया और वो रोने लगी। उसके गर्म आंसू उसके सीने पर गिरे और उसके दिल में दाखिल होने लगे। उन्होंने बर्फ को पिघला दिया और के का दिल बन गया। उसके जिस्म में गर्मजोशी फिर से लौट आई और उसने गैडा को पहचान लिया और वो खुशी से रोने लगा। गैरडा, इतने वक्त तुम कहाँ थी? के मेरी जान, मैं तुम्हें तलाश कर रही थी। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वो आपस में लिपट गए। हंसी और खुशी के मारे वो रो रहे थे। वफादार बारासिंगा उनकी राह देख रहा था और उन्हें आते देखकर वो नीचे की जानिब झुका और उन्हें अपनी पीठ पर दराज होने दिया। वह अपने घर के लिए उड़ कर गए। उनकी आंखों से खुशियाँ और शादमानी झलक रही थी और उसके फौरन बाद उन्होंने शादी कर ली और खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी गुजारने लगे। समाप्त। जादू की चक्की। बहुत वक्त पहले इजिप्ट में नूर नाम की एक गरीब खादिमा रहती थी। वो अनुबिस नाम के एक लालची मालिक के पास काम करती थी। जब वो पूरा दिन छांव में बैठा रहता तब नूर और उसके भतीजे उस मालिक के बगीचे में काम करते। नूर जब फलों और सब्जियों को निकालती तब रा और सेठ खराब घास को काट देते। हर रोज शाम को जब वो फल और सब्जी की टोकरी अनुबिस के करीब लाते तब वो उस भरी टोकरी को तराजू पर रख देता। बुरा नहीं। लेकिन जब भी नूर अपनी तनख्वाह मांगती वो हमेशा चिल्लाता, कल वापस आना। तो नूर के पास पैसे नहीं थे। बिना पैसे वो अपने भतीजों के लिए खाना भी नहीं खरीद सकती थी। एक दिन वो अलमारी के पास गई और वो खाली थी। मैं जाऊंगी और मालिक अनुबिस से कुछ खाने के लिए मांगूंगी। नूर सीधे मालिक के घर गई। वो अपने किसी नौकर की बजाय खुद दरवाजे पर आया। तुम क्या चाहती हो? मैं बहुत मसरूफ शख्स हूँ। नूर ने उसके बावर्ची खाने में देखा। जहाँ उसने लजीज खाना देखा तब उसे पहले से तेज भूख लगने लगी। मुझे बस थोड़ा खाना चाहिए, मेरे भतीजे बहुत भूखे हैं। खाना? मेरे पास अपने लिए ही ज्यादा खाना नहीं है। उसने झूठ बोला। चली जाओ। मासूम नूर खुद के लिए या अपने भतीजों के लिए भी खाना लिए बिना ही वहां से वापस लौट गई। घर के रास्ते पर नूर को एक गुफा के सामने से गुजरना पड़ता था कि यकदम ही उसे एक तकलीफ से भरी कराहने की अजीब सी आवाज सुनाई दी जो कि अंदर से आ रही थी। या खुदा, कैसी आवाज है ये? ऐसा लगता है किसी को चोट लगी है। ये एक अजदहा था जो पत्थरों के नीचे फंस गया था और दर्द की वजह से जोर जोर से कराह रहा था। पहले तो नूर को खौफ आया, लेकिन थोड़ी देर बाद मदद के लिए उसके रोने की आवाज सुनने पर उसे भी उस पर तरस आया और उसका डर खत्म हुआ और उसने अजदही से कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ये बड़े पत्थर उठाना मेरे लिए बहुत भारी काम है। अजदही ने कोने की एक अलमारी की जानिब इशारा किया।
वो खूबसूरत खजानों से भरी हुई थी। सोने की चक्की को नीचे उतारो और उसे मेरे पास लाओ। नूर ने उसे चक्की सौंप दी। देखो और सुनो। वो हत्थी को घुमाने लगा और जैसे ही उसने घुमाया उसने कहा, सोने की चक्की मेरी मदद करो। तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए? जब अजदही ने उन जादुई लफ्जों को कहा तब एक फावड़ा उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसने खुद से ही ये खोदना शुरू किया। उसने भारी चट्टानों को उठा लिया। अचानक एक फावड़ा सामने आया, उसने भी खुदाई शुरू कर दी और एक और फावड़ा आया और एक और। कुछ ही वक्त बाद सभी फावड़ों ने अपना काम पूरा किया और अजदही ने कहा, सोने की चक्की बंद हो जाओ, रुको। चक्की ने फावड़े बनाना बंद कर दिए और आखिर में अजदहा आजाद हो गया। तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादू की चक्की दे रहा हूं। बस जादुई लफ्ज बोलना और ये चक्की तुम्हें वो सब कुछ दे देगी जो तुम्हें चाहिए। ओह, शुक्रिया। अजदही ने नूर को अलविदा कहा। अब चक्की को बंद करने के लिए जादू के लफ्जों को मत भूलो। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम उन जादुई लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करोगी। वो मैं नहीं भूलूंगी। अपने भतीजों को वो अनोखी जादू की चक्की दिखाने के लिए वो चल पड़ी। जब उसके भतीजों ने चक्की देखी तो वो बहुत खुश नहीं हुए। हमारा खाना कहाँ है नूर फूफो? हम खाना खाएंगे। सुनो, नूर ने हत्थी को घुमाना शुरू किया। सोने की चक्की, मेहरबानी कर मेरी मदद करो। तुम्हें पता है ना मुझे आज क्या चाहिए? एकदम ही खाने से मेज पुर हो गई। वहां पर टर्की और हैम, मसले हुए आलू, मटर और गाजर, फल, पनीर, दूध और ब्रेड थे। तब नूर ने कहा, सोने की चक्की बंद हो जाओ, रुको। चक्की ने खाना बनाना बंद कर दिया और तब वो चिल्लाया, ओ फूफो, नए कपड़े भी मांगते हैं। नूर ने जादुई लफ्ज कहे और पलक झपकते ही उन्हें बढ़िया नए कपड़े मिल गए। तब सैथ ने कहा, चलो नया फर्नीचर भी मांगते हैं। तब नूर ने हत्थी को घुमाया और जादुई लफ्ज कहे। तब चक्की ने उन्हें खूबसूरत नया फर्नीचर दिया। तब रॉ और सैथ एक साथ चिल्लाने लगे, हम अमीर हैं। और वो अपने बिस्तर पर ऊपर नीचे उछल कूद करने लगे। बस याद रखना, कभी भी किसी को जादुई लफ्ज मत बताना। अगली सुबह नूर और उसके भतीजे मालिक अनुबीस के बाग में काम करने नहीं गए। नूर कुछ फूल के पौधे लगाने के लिए घर पर ही रुकी। सैथ और रॉ नदी पर मछली पकड़ने के लिए गए। तब मालिक अनुबीस जल्दी ही उनसे मिलने आया और मालूम किया कि नूर और उसके भतीजे उसके लिए उस दिन काम पर क्यों नहीं आए। वो उसकी नई चीजें देखकर हैरान रह गया और वो हैरानी से चिल्लाया, ये सब तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम लोगों को ये तमाम कहाँ से मिला? ये एक राज है, मैं आपको नहीं बता सकती। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं बादशाह के करीब जाऊंगा। तुम लोगों को चोरी के जुर्म में जेल में डाल देंगे। नूर ने उसे चक्की दिखाई। मैंने कुछ नहीं चुराया, ये चक्की जो कुछ भी मुझे चाहिए वो दे देती है। मालिक अनुबीस ने चक्की उससे छीन ली। मैं तुम्हारे लिए इसका ख्याल रखूंगा। और वो सीधा घर चला गया और उसे नीचे रखा और हत्था घुमाया और कहा, मेहरबानी करके मुझे कुछ सोना चाहिए। कुछ नहीं हुआ। फिर वो गुस्से से चिल्लाया, मैं अभी भी सोना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब उसने कहा, मुझे मालूम करना होगा ये मेरा हुक्म कैसे मानेगी। वो नूर के भतीजों को तलाश करने के लिए चला गया। नूर और उसके भतीजे फिर से मालिक अनुबीस के लिए कभी काम पर नहीं गए।
नूर अपने छायादार बगीचे में काम करने लगी। सैद और रा अपना वक्त मछली पकड़ने में गुजारने लगे और जादू की चक्की ने उन्हें वो सब कुछ दे दिया जो उन्हें खुशी से जीने के लिए जरूरी था। मालिक अनुबिस ने सैद और रा को नदी पर मछली पकड़ते हुए देखा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने सुना है कि तुम लोगों के पास एक जादुई चक्की है जो चाहिए वो देती है। मुझे बताओ कि कैसे काम करती है। ये आसान है। आप बस कहें, सोने की चक्की मेहरबानी करके मेरी मदद करो। तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए और आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सैद ने फौरन ही अपने भाई को कोहनी मारी और आहिस्ता से बोला, ये एक राज है। रॉ ने दूसरा कोई भी लफ्ज नहीं बताया। बहुत ही दिलचस्प। अब वो जानता था कि चक्की कैसे काम करती है। वो अपने जहाज की तरफ भागा और गांव से भाग गया ताकि कोई भी उससे जादुई चक्की ना ले ले। वो अब फिर से कोशिश करने के लिए उतावला था, लिहाजा उसने समंदर में ही हत्ती को घुमाना शुरू कर दिया। मुझे पहले इसको जांचना चाहिए। मैं इससे थोड़ा नमक मांगूंगा। अपनी लालची आवाज में उसने कहा, सोने की चक्की, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? यकीनन चक्की ने नमक बनाना शुरू कर दिया। चक्की ने बहुत नमक बनाया। अब उसका जहाज नमक से भर गया और वो बहुत भारी हुआ, इसीलिए वो चिल्लाया, इसे रोको, बंद करो ये चक्की, इसे रोको। अरे रुक जाओ। लेकिन वो जादुई लफ्ज नहीं जानता था, तो चक्की नहीं रुकी। जल्दी ही उसका जहाज वजन की वजह से डूबने लगा और आखिरकार जहाज और अनुबिस पानी में डूब गए। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हो, वो जादुई चक्की अब भी चल रही है और नमक बना रही है। इसीलिए समंदर का पानी इतना खारा है। कहानी समाप्त। थम्बलीना। एक मर्तबा एक खातून थी। उसकी बेहद ख्वाहिश थी कि उसे एक नन्हा सा बच्चा हो, लेकिन ऐसे बच्चे को कहाँ ढूंढे। इसलिए वो एक नेक चुड़ैल के पास चली गई और कहा, मुझे एक नन्हे बच्चे की विलादत की बेहद बेसब्री है। बराए मेहरबानी क्या आप मुझे बता सकेंगी कि मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? बेहद आसान है। ये यौ का बीज आप ही के लिए है। इसे गमले में रखो और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आपका बेहद शुक्रिया। उसने वो बीज लिया और घर जाकर पहली फुर्सत में उसे गमले में बो दिया। जल्द ही वो एक फूल में तब्दील हो गया और एक घंटे की तरह दिखने लगा। लेकिन उसकी पंखुड़ियाँ कसी हुई थी, उसकी कली भी थी। कितना खूबसूरत फूल है ये। उस खातून ने उसके सुर्ख और जर्द पंखुड़ियों का बोसा लिया और जैसे ही उसने बोसा लिया वैसे ही वो फूल ने बड़ी आवाज की और वो खिल गया। उसमें एक नन्ही सी बच्ची थी। वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी, लेकिन वो इंसान की उंगली से भी बड़ी न थी। कितनी खूबसूरत बच्ची है। आज से मैं तुम्हें पुकारूंगी थम्बलीना। एक अखरोट का उसके लिए प्यारा सा झूला बनाया गया, जिसमें वो रात को सोया करती और दिन के वक्त वो खातून ने मेज पर सजाए हुए फूलों के साथ खेला करती। प्लेट में एक बड़े फूल की पंखुड़ी तैरती थी। थम्बलीना उस पंखुड़ी का इस्तेमाल नाव की शक्ल में करने लगी और सफेद घोड़े के बालों की जोड़ी का चप्पू बनाकर तैरने लगी। वो उस प्लेट में तफरी कर सकती थी। वो गाना भी बेहद सुरीला गाती थी। जो भी उसकी आवाज सुनता उसे वो मीठा लगता। एक रात जब वो झूले में आराम फरमा रही थी, तब एक भयानक मेंढक खिड़की से कूद आया और उसके करीब आ गया। मेरे बेटे के लिए ये एक अच्छी अहलिया रहेगी। उसने उस अखरोट के खोल को काबिज कर लिया जिसमें थम्बलीना सो रही थी और उसके साथ वो खिड़की के बाहर कूद गया और बागीचे में चला गया। मेंढक अपने फर्जंद के साथ रहता था। वो अपनी माँ जैसा ही था, लेकिन पतला और भयानक। जोर से मत बोलो, वो जग जाएगी। वो हमसे दूर न जाए, इसी के लिए पानी की सतह के नजदीक किसी कुमुद के पत्ते पे बिठाएंगे। उसे छोटी और हल्की होने की वजह से उसे ऐसे लगेगा वो द्वीप पर है। पानी की सतह पर बड़े हरे पत्तों के साथ बहुत ही खूबसूरत कमल खिल रहे थे।
एक पत्ता जो किनारे से दूर था और तमाम पत्तों से बड़ा था, उस पत्ते पर ज़ईफ मेंढक ने अखरोट की खोल रख दी जिसमें थम्बलीना आराम फरमा रही थी। अगले रोज बेचारी नन्ही थम्बलीना उठ गई और जब उसने देखा कि वो कहाँ है तो वो जोरों से रोने लगी। उस बड़े पत्ते के चारों तरफ पानी ही पानी था और उसे किनारे के करीब जाने के लिए कोई राह नजर न आई। थम्बलीना नीचे बैठी और रो पड़ी। उसके करीब ही नीचे पानी में तैरने वाली छोटी मछलियां थी। उस नन्ही लड़की को देखने के लिए मछलियां ऊपर आ गई। जब उन्होंने उसकी यह हालत देखी तो वो बेहद अफसुर्दा हो गई। उन सभी ने पत्तों से जुड़ी टहनी को अपने दांतों से काट दिया, जिसकी वजह से वो पत्ता तैरने लगा और मेंढक की दस्तरस से काफी दूर चला गया। दूर, इतनी दूर कि वो उसे पकड़ ही न पाया। अब वो जहाँ मौजूद थी वो अनाज के खेतों का मैदान था, जिसका अनाज बहुत पहले ही निकाल दिया गया था, और जो बाकी बचा था तो वो थे सूखे डंठल, मानो किसी वीराने में फंसी हो। फिर वो एक घर के दरवाजे के पास पहुंची जो एक चूहे का था। उस प्यारे चूहे के पास कुछ खाने का अनाज था। उस गर्म से मकान में एक चूहा रहता था। थम्बलीना उस चूहे के दरवाजे के पास खड़ी रह के फकीरों की मानंद थोड़े से अनाज के लिए भीख मांगने लगी। उसे बेहद भूख लगी थी। ओ मायूस नन्ही बच्ची, मेरे गर्म कमरे में दाखिल हो जाओ और कुछ नौश फरमा लो। बदले में तुम्हें मेरा कमरा साफ करना होगा और मुझे मजेदार कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। मुझे कहानियाँ सुनना बेहद पसंद है। खेत में रहने वाले उस ज़ईफ रहमदिल चूहे का थम्बलीना ने कहना मान लिया और उसे मजेदार कहानियाँ सुनाने लगी। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन खेत का चूहा थम्बलीना के करीब आया। हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाला है। हफ्ते में एक मर्तबा मुझसे मिलने मेरे पड़ोसी आते हैं और वो मुझसे भी अच्छे हैं। अगर तुम उसे अपने शौहर की सूरत में कबूल कर लो तो वो तुम्हारा बेहद ख्याल रखेगा, लेकिन वो कुछ देख नहीं सकता, वो अंधा है। तुम्हें उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर रिझाना होगा। थम्बलीना को ये मशवरा कुछ अच्छा न लगा। वो तो उस पड़ोसी के बारे में कुछ सोच भी न सकती थी, क्योंकि वो तो छछूंदर था। वो उनसे मिलने आया। खेत में रहने वाले चूहे ने छछूंदर की अमीरी और उसकी अक्लमंदी की तारीफें की और ये बताया कि कैसे उसका घर थम्बलीना के घर से 10 गुना बड़ा है। थम्बलीना को उसके लिए गाना गाना ही पड़ा और छछूंदर को थम्बलीना की सुरीली आवाज से प्यार हो गया, लेकिन वो उसे बता न पाया। उसने जल्द ही अपने घर से उनके घर तक एक लंबी सुरंग खोदी और खेत का चूहा और थम्बलीना को दावत दी, लेकिन सुरंग के रास्ते में पड़े हुए बेजान परिंदे के बारे में उन्हें आगाह भी किया। वो चोंच और पंखों वाला एक परिंदा था। सर्दियों की वजह से शायद उसकी वफात हो गई थी और सुरंग के बीचों बीच दफन हो गया था। छछूंदर ने सड़े हुए लकड़ी की मशाल ली। मशाल की वजह से उस अंधेरी जगह में रोशनी फैल गई। रास्ता दिखाने की खातिर वो उस लंबी अंधेरी सुरंग में उनसे आगे चलने लगा। जब उस फौत हुए परिंदे के पास वो पहुँचे तब छछूंदर ने अपनी नाक छत पर डालकर एक बड़ा सा सुराख बनाया ताकि बाहर की रोशनी अंदर दाखिल हो सके। उन्होंने देखा कि सुरंग के बीचों बीच एक अबाबिल परिंदा बेजान हालत में पड़ा था। उसके खूबसूरत पर मुड़े हुए थे और उसका सर परों के बीच छुपा हुआ था। थम्बलीना को उसके लिए बहुत अफसोस हुआ, लेकिन छछूंदर ने अपने छोटे पैरों से उस परिंदे के जिस्म पर लात मारी और कहा, ये बहुत अच्छा है कि मेरे बच्चे परिंदे नहीं हैं, वरना वो चहचहाते रहते और ठंड के मारे भूखे मरते तो क्या होता। थम्बलीना खामोश रही, लेकिन सभी ने उस परिंदे की जानिब पीठ कर ली। थम्बलीना झुकी और उसने परिंदे के मुड़े हुए सर को पर से अलग कर दिया और उसकी बंद आँखों का बोसा लिया। गर्मी के मौसम में शायद मीठा नगमा गाने वाला यही था। तुमने मुझे बेहद खुशी दी है मेरे प्यारे परिंदे। उस रात थम्बलीना को एक पल भी नींद न आई, इसलिए वो उठी और कमरे के ठीक बाहर एक बड़ी सी चादर बुनने लगी। उसने वो चादर मरे हुए परिंदे के ऊपर रखी और जमीन पर गर्मी रखने के लिए उसके जिस्म पर फैला दी। उस चादर की वजह से परिंदे को गर्माहट मिलने लगी। अलविदा खूबसूरत नन्हे परिंदे, और पिछली गर्मी में तुम्हारे खूबसूरत नगमों के लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी।
तब तमाम पेड़ सरसब्जो शादाब थे और उन पर सूरज की गर्म रोशनी पड़ी थी। उसने उसके सीने पर अपना सर रखा और उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि अंदर कुछ तो धड़क रहा है। उस परिंदे का दिल था, वो मरा नहीं था, वो सिर्फ सर्दी की वजह से जम गया था और फिर से जिंदा होने के लिए गर्म हो चुका था। शुक्रिया नन्ही बच्ची, अब मैं बिल्कुल गर्म हो गया हूँ। चलो मेरी दोस्त, इस हरे भरे जंगल से दूर जाने के लिए तुम मेरे पीठ पर बैठ सकती हो। अब वही सर्दी का मौसम आ रहा है। मैं अपने दूर के घर की जानिब जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे हमरा चलोगी? मेरे पीठ पे तुम तो बैठ ही सकती हो। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। वो उसकी पुश्त पर बैठी। उसके बाद परिंदे ने जंगल के ऊपर से और तालाब के ऊपर से हवा में परवाज भरी। बहुत ही दूर वो उस परिंदे के घर पहुँचे। सूरज मामूल से ज्यादा ही रोशन था और ऐसे लग रहा था मानो आसमान हमेशा से कुछ दुगनी ऊंचाई पर है। ये मेरा मकान है। नीचे खिले हुए खूबसूरत फूलों में से अगर तुमने एक को चुन लिया तो मैं तुम्हें उसमें रख दूंगा और तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। नीचे ही खूबसूरत जर्द फूलों का बागीचा था। थम्बलीना के साथ उस परिंदे ने नीचे छलांग लगाई और उसे उनमें से सबसे बड़े फूल पर बैठा दिया। उस फूल के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा इंसान दिखाई देने पर उसे ताज्जुब हुआ। उसके कंधों पर बहुत ही चमकदार पर थे। वो उन फूलों का बादशाह था। लेकिन थम्बलीना को देखकर उसे बेहद मसरत हुई, क्योंकि उसने इतनी नन्ही सी लड़की कभी देखी ही न थी। फिर उसने अपने सर का ताज उतारकर थम्बलीना के सर पर रख दिया। उसने कहा कि उसे उसका नाम जानना है और क्या वो उसकी बेगम बनने के लिए तैयार है। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी अम्मी को यहाँ लाना होगा। उसके बाद हम तीनों खुशी से यहाँ रह सकेंगे। वो राजी हो गया और थम्बलीना के लिए वो परों की जोड़ी भी ले आया। दोनों खुश हुए और जल्द ही थम्बलीना की अम्मी भी वहाँ पहुँच गई। मेरी थम्बलीना, तुम्हें वापस देखकर मैं कितनी खुश हूँ, इसका अंदाजा तुम न लगा पाओगी। और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। खत्म शुद। गोल्डीलॉक्स और 3 भालू। एक मर्तबा एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम गोल्डीलॉक्स था, क्योंकि उसके जुल्फ सुनहरे रंग के थे। उसे जंगल की सैर व तफरीह पसंद थी और जब उसे भूख का एहसास होता वो जंगली स्ट्रॉबेरी नोश कर लेती और जब थक जाती तो वहीं उसी दरख्त के साए में सो जाती। उसी जंगल में 3 भालू रहते थे। वालिद भालू जो बड़े थे, उनकी भारी आवाज थी। वालिदा भालू छोटी और गोल मटोल थी, उनकी आवाज सुरीली थी। उनके शाना बशाना उनका फर्जंद बच्चा भालू भी था, जो कपास की तरह नरम और नाजुक था और जिसकी आवाज दबी हुई थी। क्योंकि सबकी बनावट मुख्तलिफ थी तो सबकी कुर्सियाँ, पलंग और खिचड़ी के बर्तन अलग अलग थे। रोजाना वालिदा चावल को पानी में भिगोकर रख देती और हर सुबह उस भीगे हुए चावल को उबालकर नाश्ते में 3 अलग बर्तन में परोसती। जिस सुबह ये हादसा दरपेश हुआ उस रोज आफताब तेज रोशन था और बहुत सी चिड़ियाँ आसमान में गुनगुना रही थी। वालिद भालू और फर्जंद भालू मकान के पीछे तालाब में गुसल कर रहे थे और पानी से खेल रहे थे। उसी वक्त वालिदा ने उन्हें नाश्ते के लिए मदऊ किया और तमाम लोग अपनी अपनी गर्मा गर्म खिचड़ी के बर्तन के रूबरू बैठ गए। ओह, मेरी खिचड़ी शदीद गर्म है, ऐसा वालिद भालू ने अपनी वजनदार आवाज में कहा। ओह, मेरी खिचड़ी भी शदीद गर्म है, ऐसा वालिदा भालू ने अपनी नरम आवाज में कहा। ओह, मेरी खिचड़ी भी बहुत शदीद गर्म है, ऐसे फर्जंद भालू ने जोर से कहा। क्योंकि उनकी खिचड़ी ज्यादा गर्म थी तो सभी ने चहल कदमी पर रवाना होने का सोचा।
जब तक उनकी खिचड़ी ठंडी हो जाए तब तक। जैसे ही वो लोग अपने मकान के बाहर निकले तभी गोल्डीलॉक्स उनके मकान के करीब आई। वो भूखी और थकी हुई थी क्योंकि वो बहुत देर से पैदल चल रही थी, इसलिए उसने कुछ वक्त ठहरने का फैसला लिया। जंगल में मुकीम इस छोटे से मकान में उसने दरीचे में से झांका। उसे अंदर खाने से सजी एक मेज दिखी। इस मकान में कोई है? उसने आवाज दी पर किसी ने जवाब नहीं दिया। भालू दरवाजा खुला छोड़कर चले गए थे। ये देखकर गोल्डीलॉक्स घर में दाखिल हो गई क्योंकि वहाँ कोई नहीं था, इसीलिए गोल्डीलॉक्स वालिद भालू की आराम कुर्सी पर बैठ गई। पर कुर्सी उसके लिए निहायत वसी थी। गोल्डीलॉक्स के पैर जमीन तक नहीं पहुँचते थे, इसीलिए उसने वालिदा भालू की कुर्सी पर आराम से बैठने की कोशिश की, पर ये कुर्सी भी उसके लिए निहायत वसी थी। वो नीचे उतरकर फरजंद भालू की कुर्सी पर बैठ गई। वो कुर्सी टूट गई क्योंकि वो कुर्सी उसके वास्ते निहायत छोटी थी। गोल्डीलॉक्स नाश्ते से सजी मेज पर पहुंची। खिचड़ी से उठती खुशबू ने उसकी भूख मजीद बढ़ा दी। उसने वालिद भालू की बर्तन से एक चम्मच खिचड़ी नोश की, लेकिन खिचड़ी शदीद गर्म थी, इसीलिए वो प्याला छोड़ वालिदा भालू के प्याले के करीब गई। उसने उस प्याले में से एक चम्मच खिचड़ी नोश की, लेकिन अब खिचड़ी बेहद ठंडी थी। पेट भर नाश्ता कर लेने के बाद जैसे उसे जोर से नींद आई, जैसे उसकी नजर आरामगाह की जानिब पलंगों पर गई। उसने तय किया क्यों न घर लौटने से कब्ल थोड़ा आराम किया जाए। अव्वलन वो वालिद भालू के पलंग पर लेटी, पर वो उसके लिए निहायत वसी था, इसीलिए वो उस पर से उतरकर वालिदा भालू के पलंग पर लेटी, पर वो बहुत नरम था। गोल्डीलॉक्स को ये पलंग भी नापसंद गुजरा। वो पलंग से उतरी और फरजंद भालू के पलंग पर लेट गई। ये पलंग उसको इतना सुकून बख्श लगा कि गोल्डीलॉक्स उस पर लेटते ही फौरन नींद की आगोश में पहुंच गई। कुछ वक्त बाद तीनों भालू घर में वापस दाखिल हो गए। किसी ने मेरी खिचड़ी नोश की है, वालिद भालू ने गुस्से में चिल्ला कर कहा जब उन्होंने प्याले में चम्मच देखा। किसी ने मेरी खिचड़ी भी खाई है। वालिदा भालू प्याले में चम्मच देखकर हैरान हो गई। फरजंद भालू, किसी ने मेरी तमाम खिचड़ी नोश कर डाली, कुछ भी बकाया नहीं रखा। फरजंद भालू ज़ारो कतार रोने लगा। वालिद भालू ने कहा, कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था। उतने में वालिदा भालू निहायत बिगड़ कर बोली, कोई मेरी कुर्सी पर भी बैठा था। उतने में फरजंद भालू सिसक कर कहने लगा, कोई मेरी कुर्सी पर भी बैठा था और उसे तोड़ दिया। तीनों भालू तमाम घर की तलाश में लग गए। वालिद भालू बिगड़ कर बोले, कोई मेरे पलंग पर सोया था। वालिदा भालू बोली, कोई मेरे पलंग पर भी सोया था। कोई मेरे पलंग पर सोया है, ये देखो वो रही। फरजंद भालू ज़ारो कतार रोने लगा। आवाज सुनकर गोल्डीलॉक्स नींद से बेदार हो गई। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा तीनों भालू उसकी जानिब निहायत गुस्से से देख रहे थे। वो घबरा गई और पलंग से कूद गई। दौड़ते दौड़ते वो सीधे अपने रिहाइश पर पहुंच गई और उस जंगल में दोबारा फिर कभी नहीं आई। टॉम थॉम की कहानी। एक दफा एक बहुत ज़ईफ भिखारी घनी जंगल में भटक रहा था। एक रोज जब उसके पैरों में बहुत शदीद दर्द होने लगा तो उसने गोगो नाम के एक आंख वाले आर्क के दरवाजे पर दस्तक दी और खाने के लिए इल्तिजा की। आर्क गोगो और उसकी बेगम गीगी ने उस अजनबी का अपनी गुफा में इस्तकबाल किया। जब उसकी बेगम ने एक छोटी सी रकाबी में कुछ रोटियां रखी तो उन्होंने महसूस किया कि उनका मेहमान कोई और नहीं बल्कि मर्लिन था, जो कि एक बहुत कामयाब और सबसे जबरदस्त जादूगर था। आलीशान जादूगर मर्लिन, मेहरबानी करके छोटी सी कोशिश कबूल करें।
आप दोनों बेहद नरम दिल और सच्चे हैं। मैं खुश हूँ, लिहाजा मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको कुछ पेश करना चाहता हूँ। उसने 2 बार अपनी उंगलियों से चुटकियां बजाईं और उसके सर के ऊपर बुलबुले नजर आने लगे जिनमें तस्वीरें थीं। अला सकूदश, बहुत सारा चमकता सोना, चमचमाती रोशन हीरे की खाने। मुझे बताएं आपकी क्या ख्वाहिश है? अगर मेरे एक बेटा होता तो मैं दुनिया की सबसे खुशहाल इंसान होती, फिर चाहे वो मेरे शौहर के अंगूठे से भी बड़ा नहीं होता तो भी मुझे बेहद इत्मीनान होता। गीगी ने अपने अंगूठे को बहुत ही उम्मीद के साथ देखा। एक आर्क का बेटा, वो भी किसी अंगूठे से बड़ा ना हो, ऐसी फिक्र से ही मर्लिन बहुत हैरत ज़दा हुआ और इसीलिए उसने उस बेचारी मासूम औरत की ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। और फिर वहाँ फौरन ही गीगी का अंगूठा थामकर एक आर्क का छोटा सा लड़का आया। नए आर्क वालिदैन को देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने मर्लिन को बहुत बहुत शुक्राने अदा किए। और इसके फौरन बाद जादूगर अपने प्यारे मेजबानों के घर से रवाना हो गया। टॉम कभी भी अपने वालिद के अंगूठे से बड़ा नहीं हुआ, इसीलिए हर कोई उसे अंगूठा टॉम कहता था। गोगो और गीगी ने अपने छोटे बेटे को खोने के डर से अपनी नजरों से कभी भी ओझल नहीं होने दिया। उसके रहने के लिए एक छोटा सा खिलौनों का सा घर तैयार किया और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वो बहुत ज्यादा शातिर चालाक लड़का बना। एक दिन गोगो जंगल में लकड़ी काटने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपने आप से कहा, काश हमारे करीब कोई तांगा चलाने वाला होता। अब्बा जान, मैं तांगा चला सकता हूँ, बिल्कुल तन्हा। गोगो हंसा और उसने जवाब दिया, बेहतर है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। जब वक्त आया, टॉम ने अपनी माँ से घोड़े को गाड़ी से जोड़ने के लिए कहा और फिर वो घोड़े के कान में जाकर बैठ गया और उसे रास्ता बताने लगा। तो घोड़ा घने जंगलों से सही राहों पर चलने लगा और जब वो एक मोड़ पर मुड़े तो टॉम ने कहा, आहिस्ता आहिस्ता। उसकी ये बात 2 लोगों ने सुनी। उनमें से एक ने घोड़े की तरफ देखा और आवाज सुनी, लेकिन उन्हें सवार नहीं दिखा। कितने हैरानी वाली बात है, एक गाड़ी आगे चली जा रही है और घुड़सवार घोड़े से बात कर रहा है, मगर घुड़सवार नजर नहीं आ रहा। उन्होंने बहुत फिक्रमंदी से गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया और उन्हें हैरानी हुई कि ये कैसा अजीब और गरीब जादू है। गाड़ी सीधे जंगल में चली गई, ठीक उसी जगह पर जहाँ गोगो काम कर रहा था। तब टॉम ने अपने वालिद को देखकर कहा, क्या आपने गौर किया अब्बा जान, मैं गाड़ी लेकर हाजिर हुआ हूँ। गोगो ने अपने बेटे को थामा और उसे अपने कंधे पर बैठा लिया। इसी दौरान वो दोनों अजनबी ऊपर की जानिब देख रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, क्योंकि वो हैरत में थे। फिर उनमें से एक ने दूसरे का कंधा जोर से पकड़ा और दोनों लालच के साथ बोले, हमें इस छोटे से आर्क को लेकर भाग जाना चाहिए, हमारी किस्मत बदल देगा। दुनिया भर के लोग छोटे से इंसान को देखने के पैसे देंगे, हम दौलतमंद हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने जल्दबाजी में टहनियों और पत्तियों से ढककर अपने आप को तब्दील किया और गोगो जंगल की करीबी रास्ते से जा रहा था। तब उन्होंने छोटे टॉम के मुंह पर हाथ रखकर उसे थाम लिया और तेजी से उसे अपनी झोली के अंदर दबा दिया और ऐसे ही वो एक जंगल के बड़े लंबे दरख्तों के सायों में दूर निकल गए। अब्बा जान, मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए। टॉम सदाएं लगा रहा था, लेकिन कोई भी उसे नहीं सुन सकता था। 2 अजनबी अगवागरों ने शाम होने तक अपना सफर जारी रखा और टॉम अपनी आवाज में तेजी के साथ उनसे दरियाफ्त करने लगा, क्या आप मुझे नीचे उतारेंगे? मुझे बाथरूम के लिए जाना है। तुम हमें बेवकूफ मत बनाओ शातिर बच्चे, हमें मालूम है कि तुम भागना चाहते हो ना। नहीं जनाब, अगर आपको मुझ पर शक है तो आप मुझे डोरे से कस दीजिए,
वो उस लड़के को एक धागे से बांधने के लिए राजी हो गए। एक छोर टॉम को बांधा और दूसरा उस आदमी के हाथ से बंधा था। उन्होंने उसे नीचे छोड़ दिया और उसे बाथरूम जाने की इजाजत दी। टॉम बड़े शातिर अंदाज में चूहे के बिल में घुस गया और अपने मजबूत दांतों से उस धागे को काट दिया। आदमियों ने बिल में डंडियां डाली, लेकिन ये सब तो बेकार था, क्योंकि टॉम बिल में रेंग कर अंदर की जानिब चला गया। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, वो बेचारे परेशान होने लगे और हार मानने पर मजबूर हो गए। लेकिन जरा देर बाद टॉम को पता चला कि अगवागर वहाँ से चले गए हैं, तो वो बिल से बाहर निकल आया और जब वो चल रहा था तो उसने 2 लुटेरों को अपने वालिद गोगो को लूटने के बारे में एक साथ बात करते हुए सुना। तब वो चालाकी से बाहर आया और उनकी सारी स्कीम खराब कर दी। मैं आपको खबर दे सकता हूँ कि कैसे गुफा के दरवाजे से फिसलकर अंदर दाखिल हो सकता हूँ और फिर तिजोरी में सोना भी आपको दिला सकता हूँ। क्या कहते हैं आप? और आखिरकार तुम इस तरह हमारी मदद क्यों करोगे? इससे तुम्हारा क्या फायदा है टिंगू मियाँ? क्योंकि इस डकैती से मुझे भी तो हिस्सा मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो फिर चलते हैं। लुटेरों ने टॉम को उनके सिर पर ले लिया और वो आगे चलने लगे। जैसे ही वो गोगो की गुफा के पास पहुँचे, टॉम गुफा के एक छोटी सी दरार से फिसलकर अंदर गया और उसने उसके लिए एक छोटी सी कुंडी खींचकर दरवाजा खोला, जिसे टॉम के वालिद ने खास तौर पर उसके लिए ही बनाया था। दोनों लुटेरे गुफा में दाखिल हुए। उनकी आंखें लालच से चमक रही थी और उन्होंने फिर से जांच की और इत्मीनान किया कि आर्क, शौहर और बीवी सो रहे हैं और फिर चुपके से खजाने के कमरे की तरफ चल पड़े। जैसे ही लुटेरों ने लालच से सोने को अपनी झोलियों में भरना शुरू किया, तभी टॉम ने खजाने के कमरे का दरवाजा खींचा और जोर से बंद कर दिया और लुटेरों को अंदर फंसा दिया और उसने आवाज लगाई, अब्बा जान यहाँ आए, मैंने डकैतों को पकड़ लिया है। गोगो और गीगी दोनों जाग गए। जैसे उन्होंने आवाज सुनी तो उनके चेहरे पर एक हंसी दौड़ गई और वो अपने प्यारे बेटे की आवाज की जानिब भागे। मेरा छोटा टॉम वापस आ गया। पूरा खानदान फिर से आपस में मिल गया और साथ ही अपने सामान की हिफाजत करने के लिए इस मेहरबानी और खुशी से रोने लगे। गीगी ने तब अपने बेटे टॉम को उठाया और उसे चूम लिया। इतने में उन्होंने खजाने के कमरे के 2 लुटेरे चोरों को आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए सुना, अरे टॉम, अब आ जाओ और ये दरवाजा खोलो। तुम्हारे खजाने का हिस्सा तुम्हारी राह तक रहा है। आहा। टॉम, हाँ वहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? पूरा आर्क खानदान उन लुटेरों की इस बुरी हालत पर हंसने लगा। गोगो उन्हें सबक सिखाने के लिए गया और उन्हें बहुत जोर से पीटा। इतने में टॉम ने लुटेरों को अपनी जान के डर से रोते हुए सुना। जब गोगो आखिर में खजाने के कमरे से बाहर आया तो दोनों लुटेरे उसकी जबरदस्त मुट्ठी में उल्टे लटके हुए थे और टॉम को फख्र महसूस हुआ कि वो इतने अच्छे और आला वालिदैन की औलाद है। हम तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव पेश करेंगे जिस तरह आर्क के साथ पेश करते हैं। मुझे तुम पर फख्र है मेरे बेटे। कहानी समाप्त।